डिस्कस करते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसका मतलब है कि एक पेशेंट हैं जिनको किसी किस्म का कोई ब्लड प्रेशर का मसला पहले से नहीं है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है क्रोनिक हाइपरटेंशन में। तो ऐसी पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनकी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथली जा रही है। जब 5 माह हो जाते हैं, तकरीबन 20 वीक्स, और वो डॉक्टर को विज़िट करती हैं तो उनको पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अब ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करने का भी एक क्राइटेरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्लड प्रेशर जो है 140/90, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 140 140 और नीचे वाला जो है वो 90 यानी 90 हो, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज आ हाइपरटेंशन। लेकिन इस पे सिर्फ एक ही रीडिंग पे जो है वो ये फैसला नहीं किया जा सकता। हमेशा 2 मौक़ों पे इसको चेक किया जाता है, चाहे एक ही विज़िट में थोड़े से इंटरवल के बाद दोबारा, ज़रा पेशेंट रेस्टिंग फेस में है बिल्कुल, यानी वो चल फिर नहीं रही, रेस्ट में आराम से बैठी हैं, तो उनको दोबारा चेक किया जाएगा। तो अगर वही रीडिंग या इससे ज़्यादा की रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है इस पेशेंट में स्टार्ट हो चुकी है और इनको जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत है। ये मैं आपको क्लियर करती जाऊं कि हर पेशेंट में जो मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि हर पेशेंट की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं प्लस उनकी जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स होंगी और उसके साथ साथ उनको जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के साथ उनके रिज़ल्ट के मुताबिक, और उनकी जो जनरल कंडीशन होगी, जैसे कुछ पेशेंट में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उनमें सूजन जो होती है वो पूरी बॉडी, उनके हाथों पे, चेहरे पे, टांगों में बाकायदा नज़र आ रही होती हैं, और उनमें और भी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं कि जैसे उनको नज़र जो है वो धुंधला सा आ रहा है, सर में दर्द हो रही है। कुछ पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोर देन 160/110, और साथ साथ अगर उनके यूरिन में प्रोटीन भी आ रही है, तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को फौरी तौर पे एडमिशन और बहुत ही क्लोज़ मॉनिटरिंग एज़ वेल एज़ यहाँ तक नौबत आ सकती है कि उनकी प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है बाय सिज़ेरियन, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो मदर होती हैं उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, और उसमें ये बच्चे को नहीं देखा जा सकता कि बच्चा बहुत छोटा है, ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह इसके ऑपोजिट कुछ पेशेंट हैं जिनका बीपी जो है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर मैक्सिमम 140/90 तक रहता है और उनमें कोई ख़ास साइन एंड सिम्टम्स नहीं आती, और उनको एक मेडिसिन जो है, सबसे सेफ़ मेडिसिन जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है प्रेगनेंसी में वो है एल्डोमेट, उनको वो दी जाती है। और कुछ पेशेंट को दिन में 2 दफ़ा लेने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को डिफरेंट डोज के साथ वो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ अगर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है और उसके कोई भी बुरे इफ़ेक्ट जो हैं वो प्रेगनेंसी पे या बच्चे पे नहीं आ रहे और बच्चे की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, तो ऐसे पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ऐसी पेशेंट जो होती हैं वो मोस्टली अपना पूरा प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो विद गुड मैनेजमेंट एंड फॉलो अप जो होता है वो बखैर आफियत गुजार देती हैं, और उनमें हाईली चांसेस जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं, और उनके बच्चे भी नॉर्मल एवरेज साइज़ वेट के होते हैं, और उनको किसी भी किस्म की फ़र्दर मॉनिटरिंग या नीको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो बीपी की जो चेकिंग है, ब्लड प्रेशर को चेक करना जो है वो पार्ट ऑफ एंटीनेटल है, कि आप जहाँ पे भी, चाहे वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपके वाइटल्स को देखा जाता है। वाइटल्स का मतलब है आपका ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर। तो जब भी आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जो हैं वो ठीक नहीं आती या वो हाई हो जाती हैं, तो फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी कुछ फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाती हैं। ऑन द स्पॉट जो एक टेस्ट किया जाता है किसी भी क्लिनिक और हॉस्पिटल में, वो ये होता है कि आपके यूरिन को जो है वो फौरी तौर पे प्रोटीन के लिए चेक किया जाता है। इसको हम कहते हैं यूरिन प्रोटीन टेस्ट।
ये एक बहुत ही आसान इन्वेस्टिगेशन है जो ऑन द स्पॉट जो है वो की जा सकती है और उससे फ़ौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये यूरिन जो है इसमें किसी किस्म की कोई प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीट होना जो है वो एक ख़तरनाक साइन है। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपके गुर्दों को अफेक्ट करना शुरू हो चुका है। अब अगर यूरिन प्रोटीन जो है वो भी डायग्नोस हो गया है तो फ़ौरी तौर पे नेक्स्ट स्टेप में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो कुछ करवाई जाती हैं, जो कि रीनल, लिवर और नॉर्मल सीबीसी, उसमें आपके गुर्दों का और जिगर का और नॉर्मल जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं इनसे जो है वो आइडिया लिया जाता है कि ये सिस्टम जो है वो आपके बिल्कुल ठीक हैं, इनमें किसी किस्म की कोई चेंजेस तो नहीं आई। क्योंकि जैसा मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि प्री एक्लैम्पशिया जो होता है वो इन सारी जो नॉर्मल रीडिंग्स होती हैं उनको ये अफेक्ट कर देता है, लिवर एंजाइम को ये डीरेंज कर देता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये हेल्पफुल होती हैं टू चेक कि भाई किसी किस्म की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं स्टार्ट हो चुकी। इसके साथ साथ अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन में उनके पेट का जो साइज़ है वो छोटा है, वो कोरिलेट नहीं कर रहा जितना उनका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, तो इससे ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब ये बच्चा अपनी गेस्टेशनल एज से छोटा तो नहीं है, तो उसके लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में फीटल ग्रोथ उसको देखा जाता है, साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड यानी वो पानी जिसमें बच्चा फ्लोट करता है, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है वो सिर्फ बच्चे की ग्रोथ को ही कम नहीं करता बल्कि वो एमनियोटिक फ्लूइड जो पानी बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी फ्लोटिंग के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको भी कम कर देता है। इसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियस। अगर एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये तासुर मिलता है कि ये जो बच्चा है अपनी गेस्टेशनल एज के लिहाज से छोटा है या इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल से कम है, तो ऐसे बच्चे को, ऐसे फीटस को फर्दर एवेलुएशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए एक एडवांस अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाया जाता है और उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो एक नहायत ही अच्छी फ़ायदेमंद इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत क्लियर कट आइडिया दे देती है, बहुत हेल्पफुल होती है कोई भी डायग्नोसिस बनाने में। इसमें फ़ीटस का जो स्टेटस होता है और अगर उनको ब्लड फ़्लो में कोई अबनॉर्मेलिटी जो आ रही है मदर टू फ़ीटस, अगर ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट हो रही है तो उसके बारे में हमें बहुत क्लियर आइडिया देता है। अब ये है कि ये इसका फर्दर एक क्राइटेरिया है कि अगर ये नॉर्मल आएगा तो हमने इसको दोबारा कितनी देर के बाद रिपीट करना है। ये सारा क्राइटेरिया जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर पेशेंट जो है उनकी गेस्टेशनल एज बहुत ही कम है और उनमें ब्लड प्रेशर की वजह से थोड़ी सी सिम्टम्स भी इस तरह से आना शुरू हो गई हैं जो कि उनके बच्चे को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन तब तक भी हमारी ये कोशिश है कि ये बच्चा कम से कम अगर सर्वाइव करके उस स्टेज तक पहुंच जाए कि अगर इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करना पड़े तो ये बच्चा जो है ये सर्वाइव कर सके विद इवन नीको फैसिलिटी। तो डॉक्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं बाय मॉनिटरिंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ जो एक और फ़ायदा हो जाता है वो ये है कि अगर हमें ये नज़र आ जाता है कि इस पेशेंट की जो है वो कंडीशन बेहतर नहीं है और इसका बच्चा जो है वो भी मतलब छोटा है और ये फ़र्दर वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है ये प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रही तो ये ख़तरनाक हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में को 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पेशेंट में देखा होगा कि डॉक्टर्स उनको ये बताती हैं कि हम आपको 2 इंजेक्शन देंगे जो कि तकरीबन 12 आवर्स 12 घंटे के फ़र्क से होते हैं। इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन कहते हैं। ये बच्चे की लंग्स मैच्योरिटी मतलब उनके फेफड़ों को मैच्योर करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब भी प्री टर्म डिलीवरी किसी भी वजह से जब होती है तो छोटी उम्र के में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वक्त से पहले उनमें सबसे बड़ा मसला जो होता है वो सांस का मसला होता है। तो जब कोई पेशेंट इन इंजेक्शन को रिसीव कर लेते हैं तो उन बच्चों में जो है सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं।
अब फाइनल स्टेप आता है कि हाउ टू मैनेज दीज पेशेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही साथ साथ जब मैं क्रोनिक हाइपरटेंशन को एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने काफ़ी हद तक जो है उसकी मैनेजमेंट को आपके साथ डिस्कस कर लिया। सेम इसी तरह जब गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में हम बात कर रहे थे तो आपको काफ़ी हद तक उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी जो है वो आइडिया दे दिया। क्योंकि हाइपरटेंशन जो है ना वो एक ऐसा टॉपिक है कि बाज़ औक़ात हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ साथ ही हम आपको दे देते हैं। इसको इस तरह से नहीं होता दूसरी कंडीशंस की तरह जिनका बाकायदा आखिर में आता है कि जी हम इसको इस मेडिसिन से और हम इसको इस तरीके से मैनेज जो है वो करेंगे। तो इन दोनों केसेस में क्रोनिक हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है इन दोनों केसेस में आपको जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट जो हैं वो दी जाती हैं। उनकी डोज, उनका ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होता है और उसके साथ साथ इनकी क्लोज मॉनिटरिंग जो है रिगार्डिंग टू ब्लड प्रेशर रीडिंग्स के और अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है इन पेशेंट का ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले पेशेंट के। तो इस सारी मैनेजमेंट के बाद अगर ये पेशेंट स्मूथली अपने 9 माह जो है प्रेगनेंसी के गुजार देते हैं और इनमें लकीली किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है प्री एक्लैम्पशिया जो है वो डेवलप नहीं होती तो हाईली चांसेस होते हैं कि ये पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। और इस प्रेगनेंसी का जो आउटकम है वो भी एक हेल्दी बेबी जो कि एवरेज वेट का होता है, मोस्टली 2.5 से लेके 3 kg तक के ये बच्चे होते हैं या ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं कि लेस दैन 3 kg लाइक 2.7 2.8 इस रेंज में जो ये बच्चे होते हैं और इनको फर्दर किसी भी किस्म की एडमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। आफ्टर डिलीवरी इन पेशेंट को ख़ास तौर पे ये हदायत की जाती है कि आपने अपने बेबी की जो मॉनिटरिंग है वो छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये नहीं सोचना कि जी डिलीवरी हो गई और सारा रिस्क जो है वो ख़त्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये जो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है इसका रिस्क बाज़ औक़ात जो है वो प्रेगनेंसी के बीच 6 हफ्ते तक रहता है। किसी भी वक्त आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है और इसमें वो सारी कॉम्प्लिकेशंस जो अगर आपको लकीली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं हुई हैं वो प्रेगनेंसी के बाद भी, चाहे इसके बहुत कम चांसेस हैं लेकिन हो सकते हैं, तो आप लोग अपना बीपी जो है उसके मॉनिटरिंग जो है वो अपने घर में रेगुलर रखें। अब वो पेशेंट जो प्रेगनेंसी से पहले ही नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन थी और वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन पे थी, जैसे ही आप लोगों की डिलीवरी जो है वो ख़त्म होती है आप लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि आप इस डिलीवरी के बाद दोबारा अपनी पहले वाली मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकती हैं। और जो पेशेंट गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की होती हैं यानी उनमें हाइपरटेंशन ही ड्यू टू प्रेगनेंसी होता है, वो जो है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो है वो 2 दिन के बाद तकरीबन छोड़ देती हैं, क्योंकि ये जो एल्डोमेट जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट जो है ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है, इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो डिप्रेशन होता है। सो ऐसे पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप इनको डिलीवरी के बाद 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो छोड़ सकती हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि चूँकि आपको इस प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हुआ है, आप ट्रीटमेंट लेती रही हैं, तो हाईली चांसेस हैं कि जब भी आप दोबारा प्रेग्नेंट होंगी आप में दोबारा प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन या इसकी कॉम्प्लिकेशन को डेवलप होने के काफ़ी चांसेस हैं। इसलिए फ्यूचर में आप जब भी प्रेग्नेंट होंगी आपने डॉक्टर को अपनी प्रॉपर हिस्ट्री ज़रूर बतानी है कि प्रीवियसली आप हाइपरटेंसिव थी, आपने मेडिसिन यूज़ की, ताकि डॉक्टर जो है वो आपको फ्रॉम द बिगनिंग बहुत केयरफुली जो है वो मॉनिटर कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी।
और इसको अभी हमने तकरीबन समझ लें कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस किया है। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये है कि अगर क्रोनिक हाइपरटेंसिव आप हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, पहले से विज़िट करें और अपनी मेडिसिन को चेंज करें। और अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है उसमें 20 हफ्ते के बाद आपको ब्लड प्रेशर हुआ है, तब भी आपको क्लोज मॉनिटरिंग जो है वो करनी है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, ताकि आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और एक हेल्दी आउटकम जो है वो ले सकें। अब प्रेगनेंसी जो हाइपरटेंशन की वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया, तो उसको हम अभी एक दूसरी वीडियो में वो डिस्कस करते हैं। आप वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।